स्थान किस ओर संकेत करती है। यानी जो पाठ्यचर्या शब्द होता है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं करिकुलम, क्या कहते हैं, करिकुलम। द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू, किस चीज की तरफ इशारा करता है, पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है आपका कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो पहले आप लोग अपना आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और सही आंसर बताऊंगा, ताकि आपको भी अपना रिवीजन होता रहेगा और आपको यह भी पता चलेगा कि हमारी कितनी तैयारी है, कि हम कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और मैं अभी बता देता हूं, ये बहुत यूनिक प्रश्न है जो शायद आपने पहले सॉल्व ना किए हो, अगर आपने प्रीवियस पेपर सारे सॉल्व नहीं करे तो कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं, तो आपको निराश नहीं होना, क्योंकि आप सीखने आए हैं, यहाँ कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं। तो अगर अभी एक दो क्वेश्चंस या दो चार क्वेश्चंस गलत होते हुए तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा तुरंत फटाफट से, उसी समय आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, यहां गलत हो जाए चलेगा, है ना। चलिए अब लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। जी सभी को गुड इवनिंग भाई, और जल्दी से लाइक करो ताकि हमारे 1000 लाइक तुरंत हो जाए, होने ही वाले हैं। चलिए अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। इसने कहा पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का मतलब क्या होता है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो केवल टीचिंग मेथड आपका है ना, जो टीचर ने मेथड यूज किया है, और जो आप पढ़ाने वाली विषय वस्तु है, यानी आपका जो चैप्टर है, जो कंटेंट आप पढ़ाएंगे, आज कोई कहानी पढ़ा रहे हैं किताब से, तो क्या उतने में आपका करिकुलम पूरा हो जाता है या उतने में पाठ्यचर्या पूरी हो जाती है? नहीं, उतने में पाठ्यचर्या पूरी नहीं होती आपकी। करिकुलम का मतलब होता है आपका संपूर्ण वातावरण, जो आपका स्कूल के अंदर जो वातावरण है उसके अंदर होने वाली हर एक एक्टिविटी और हर एक चीज पूरी की पूरी करिकुलम के अंदर आती है, पूरी की पूरी पाठ्यचर्या के अंदर आती है। यहां तक कि आपका टीचर आपसे बात कैसे करता है, बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, बच्चे कौन से खेल खेलते हैं, बच्चे का टीचिंग लर्निंग मेथड क्या है, वो सारी चीजें A to Z, यानी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, चाहे स्कूल में प्रार्थना होती है सुबह में, या शाम को एक भाषण होता है, या बीच में कोई एक्टिविटी की जाती है, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कुछ A to Z जितना भी आप डेवलपमेंट स्कूल में करते हैं, प्रतिदिन जो बच्चा अनुभव प्राप्त करता है, वो सब कुछ क्या है, पाठ्यचर्या ही है। समझे। अगर हम इसकी बात करेंगे ना, पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु, वो तो सिलेबस है, वो करिकुलम थोड़ी है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया भी पाठ्यचर्या का हिस्सा है, ना कि अलग से अपना अस्तित्व रखती है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री तो फिर आपकी TLM ही हो गया या फिर किताबें होगी, टीचिंग एड्स, तो ये भी करिकुलम का हिस्सा है, ना कि पूरा करिकुलम। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन होगा। टैक्स, एक मिनट रुको, यहाँ पे इंग्लिश वाले में थोड़े से जो है ऑप्शंस अलग है, तो यहाँ पर जो है फोर्थ वाला आंसर सही जाएगा इंग्लिश वालों का। ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश वालों का फोर्थ ऑप्शन राइट है भाई, तो ये ध्यान रखना आप, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस चीज पर? पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। तीसरा ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और डी ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो लिखेंगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, मेरा क्लास था बीएड, एग्जाम था बीएड का, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी। आज क्लास की टाइमिंग बता दो। क्लास की टाइमिंग 7 बजे है भाई, 7 बजे ही CTET की क्लास चलती है डेली आपकी। चलिए फटाफट से सब लोग लिखते रहेंगे अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया कर रहे हो, जबरदस्त। चलिए देखिए क्या कहना चाहते हैं, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस चीज पे आधारित है? तो जो खेल पद्धति होती है वो एक्चुअली संवेदनाओं पे आधारित होती है। अगर हम इन ऑप्शंस को भी हटाएं तो खेल पद्धति इसलिए इसलिए खेल पद्धति हम लाए हैं क्योंकि बच्चों को खेलना पसंद होता है, और खेल के माध्यम से जब पढ़ाते हैं तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। यानी बच्चे की जो उम्र है वो उम्र ऐसी है उस समय पे कि वो खेल खेलना ज्यादा पसंद करता है, और खेल खेल पे आप उसे दूसरी चीजें सिखाओगे तो वो भी आसानी से सीख लेगा वो। तो अगर हम देखें तो क्या हम शारीरिक शिक्षा की वजह से हम खेल पद्धति लाए हैं कि भैया बच्चे का शिक्षण भी हो जाएगा और उसकी शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ऐसा हम चाहते हैं? नहीं,
शारीरिक शिक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं। क्या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत है कि खेल पद्धति होना जरूरी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खेल पद्धति आधारित होती है, क्योंकि मनोविज्ञान का मतलब है नेचर, यानी आपका जो मूल अस्तित्व है उसी के आधार पर प्रतिक्रिया करना। मनोविज्ञान यही तो है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी ह्यूमन का नेचर कैसा है, यही है ना मनोविज्ञान। तो हर उम्र में अलग अलग नेचर होता है इंसान का। बचपन का अलग नेचर है, बाल्यावस्था का अलग है, किशोर अवस्था का अलग है। तो हम मनोविज्ञान पे आधारित होने की वजह से इस तरह के टीचिंग मेथड यूज करते हैं। हम लर्निंग बाय मेथड यूज कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान ने यही सिखाया है कि बच्चा जब खुद कुछ काम को करेगा तो वो जल्दी सीख जाता है। ये हमने बच्चे को नहीं सिखाया, बच्चे ने हमें सिखाया। बच्चा वो नेचुरली ऐसा ही था। बच्चा, अगर बच्चे को जंगल में भी छोड़ दोगे ना आप, तो वो छोटा अगर बच्चा है तो वो खेल ही खेलेगा, चाहे वो मिट्टी का घर बना के खेले या फिर किसी जो है पशु के साथ खेले, वो खेलेगा, उसका नेचर है। तो मनोविज्ञान यही बताता है कि जो प्रकृति आपकी असल में है इंसान की, उसी के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप पढ़ पाएंगे। तो ये मनोविज्ञान सिद्धांत जो है आपके, इसी की वजह से हमने खेल पद्धति लागू की है कि प्राइमरी के बच्चों को खेल पद्धति से पढ़ाया जाए। क्या ये समाज शास्त्रीय सिद्धांत है? नहीं, समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाले अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका इंग्लिश वाले में जाएगा आपका सोशियोलॉजिकल, नहीं आपका साइकोलॉजिकल। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट लगे, कोई चीज समझ ना आए, या कोई ऐसा शब्द हो जो जिसका मीनिंग पता ना चल रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है ना। मेरी कमेंट का कभी रिप्लाई नहीं देते किट्टू यार, मैंने कमेंट का रिप्लाई भी किसी का भी नहीं दिया, आपका क्या? तो जैसे जैसे बीच में समय मिलता जाएगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी आपको देता जाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता नियम, दूसरा ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम, तीसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, और डी ऑप्शन है सीखने का तत्परता नियम। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर जल्दी से फटाफट से, चलिए लिखिएगा। और व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लो भाई सब लोग, क्योंकि कई बार जो है व्हाट्सअप पे क्या होता है, अगर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो हम व्हाट्सअप पे आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। जैसे कि मैं अभी जो है क्लास शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सअप पे, आपकी मैंने अभी की नहीं है, तो मैं जो है व्हाट्सअप पे कर देता हूँ, है ना। और व्हाट्सअप का लिंक कहाँ है? आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप का लिंक है, वहां से आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में भी पिन है, तो कमेंट में भी आप कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से, ठीक है। आया देखो, जिसने जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा। हो गया देखो, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्या, कि एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। अब ये जो नियम है आपके यहाँ पर, जो नियम दिख रहे हैं, ये हम इनको कहते हैं सीखने के नियम। क्या कहते हैं इनको? ये मैं भी आपको बताऊंगा, सीखने के नियम इनको कहते हैं हम, ठीक है। और ये सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं? अगर किसी को पता है, आप लोगों में से अगर किसी को पता है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं, तो कमेंट में जरा लिख के बताओ कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने सीखने के नियम ऐजाद किए। बाकी प्रश्न पे आते हैं। इसने बोला एक बच्चा जो है अतीत में पहले उसने इसी तरह की परिस्थिति में कोई अनुक्रिया की थी, यानी ये सेम समस्या कह लो या सेम परिस्थिति उसके सामने आई है ना। तो उसने पुरानी जो पुराने समय पे या पिछले साल या पिछले महीने जो प्रतिक्रिया दी थी, अब जब उसके पास सामने जो है दूसरी परिस्थिति उसके जैसी ही आई, तो सेम प्रक्रिया कर रहा है ना। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं आप। हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि बच्चे को जो है एक टीचर थी बचपन में जो बच्चे को बहुत डांटती थी, है ना। किसी के स्कूल में भी एक टीचर हो सकती है जो बहुत डांटती थी, तो क्या होगा, बच्चा डरा रहेगा उससे। और वो बचपन में, शायद आपके बचपन का भी कोई टीचर रहा होगा ऐसा, तो आप क्या करते थे, उससे डरते हैं हमेशा, है ना। जब आप उससे डरते रहेंगे, और उसने आपको 5 साल पढ़ाया है बचपन में, और बहुत खड़ूस टीचर रहा है वो, चाहे रही हो या रहा हो, और जब आप 10 साल बाद, अब आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, और वही सेम टीचर क्या होता है, आपको किसी दिन सड़क पे चलते हुए मिल जाता है,
तो अब आप बहुत बड़े हो चुके हैं, अब जाहिर सी बात है वो आपको मारेगा पीटेगा नहीं, वो आपको डांटेगा भी नहीं, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो सेम ही होती है कि आप उस टीचर से डरते हैं। अगर वो टीचर सामने से आ रहा हो और आपने पहले देख लिया तो आप छुपने की कोशिश करेंगे मार्केट में, हमेशा आप जो है साइड में जाके कहीं भी जो है एकदम से ऐसा करेंगे कि ये मुझे देखे ना यार, मैं इससे कैसे नजर मिलाऊं या कि। तो ये सेम प्रतिक्रिया है उसी प्रकार की जैसी आपने पहले की थी। तो ये किस चीज पे आधारित होती है, या अनुभव पे आधारित होती है, जो अनुभव आपने किया होता है। अब यहां पे अगर हम देखें तो इनमें से सादृश्य नियम है ये नहीं, ये प्रभाव नियम है आपका। सादृश्य नियम तो, एक मिनट, हाँ ये, एक मिनट रुकना। प्रभाव नियम, सीखने की प्रतिक्रिया का अभिवृत्ति नियम, अभिवृत्ति तो नेचर पर आधारित है, ये नहीं हो सकता। तत्परता नियम होता है जिसमें आप तैयार हैं किसी काम को करने के लिए या नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। और हाँ, एक बच्चा अतीत में समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो ये प्रभाव नियम ही कहलाता है आपका। प्रभाव नियम जो है वो ये कहलाता है आपका कि जब आप पिछली बार जो भी काम आपने किया होता है उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ा है, उसी के आधार पर उस काम को दोबारा से आप दोहराना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके तीन नियम होते हैं, एक होता है तत्परता का नियम, एक होता है प्रभाव का नियम, और एक और है तीसरा नियम, उसे हम कहते हैं अभ्यास का नियम। क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहलाता है आपका? ये अधिगम पे अगर इसकी बात करेंगे तो अभ्यास का नियम ये कहता है कि अगर हम किसी भी चीज को पढ़ने के बाद या सीखने के बाद बार बार उसका रिवीजन यानी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो चीज हमेशा याद रहेगी और वो और ज्यादा पुख्ता होती चली जाएगी, मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को सीखने के बाद उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उस चीज को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो ये बात कौन बोलते हैं? आपने कमेंट में बताया? किसी ने नहीं बताया? तो मैं बता देता हूं, बताया होगा शायद, कमेंट ऊपर चली गई होंगी आप लोगों की। ये जो सीखने के नियम दिए हैं ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। किसने दिए? ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मानसिक विकार, दूसरा गणितीय विकार, तीसरा पठन विकार, और चौथा ऑप्शन है व्यवहार संबंधी विकार। तो बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए जल्दी से लिखिए। गारंटी बैच का टाइमिंग बता दो सर। यार मैं गारंटी बैच का टाइमिंग अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन जबरदस्त क्लास चल रही है, और जब इस क्लास को आप बाद में भी रिवीजन करेंगे, है ना, अभी तो इसको एग्जाम के टाइम पे भी आप रिवीजन करोगे एक बार, तो बीच में ये ना आए फालतू की बातें इधर उधर की। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आज पढ़ाई पे फोकस होगा, आज बीच में इधर उधर की बातें नहीं होंगी। और अगर आप गारंटी बैच के भी जानना भी चाहते हैं तो ये तो क्लास के अंत में बात करेंगे, या फिर गारंटी बैच में ही पूछ लेना, बैच में ही बता देंगे टाइमिंग आपको, ठीक है। चलिए जल्दी से लिखेंगे फटाफट से अपना अपना आंसर। और हमारे 1000 लाइक होने वाले हैं भाई, 1000 लाइक होने में केवल 20-30 लाइक की कमी पड़ रही है। तो जिसने लाइक नहीं किया कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक कर दो। कौन है वो लक्की पर्सन जो 1000वां लाइक करके आएगा, जरा बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 1000वां लाइक पूरा करेगा। अब देखिए इसने क्या बोला है आपसे, इसने बोला डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। आप सबको पता है कि पढ़ने से संबंधित होता है डिसलेक्सिया, है ना। डिसलेक्सिया एक तरह का पठन विकार है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानसिक विकार हो नहीं सकता, मानसिक विकार का मतलब है कि बुद्धि कम है आपके अंदर, या दिमाग में बुद्धि लब्धि में कोई कमी है। गणितीय विकार क्या होता है आपका? गणितीय विकार होता है डिस्कैलकुलिया। व्यवहार संबंधी विकार तो व्यवहार वाला तो ऑटिज्म में आता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों से, और तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में। डी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट में अपना अपना उत्तर लिखेंगे आप लोग। चलिए जल्दी से फटाफट से लिखिएगा। ऑल क्लियर सर जी, बहुत बढ़िया। जी, तुरंत लिखेंगे सब लोग अपना आंसर। सर हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन उल्टा है, हाँ वो तो मैंने आपको बता दिया। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश पे फोकस करो ना, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी पे फोकस करो। बहुत बढ़िया। आज की क्लास से आपके बहुत ज़बरदस्त ऐसी मतलब लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा आज की क्लास से ही, बेहतरीन वाला। देखो क्या बोला है इसने, इसने बोला विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा किस तरह से उपलब्ध कराएंगे आप। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? जिनको
अलग से नीड चाहिए होती है, यानी कि ये दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो विकलांग टाइप के बच्चे होते हैं, चाहे दृष्टिबाधित हो, चाहे श्रवण बाधित हो, चाहे ऑटिज्म हो, इन सभी को एक ही कैटेगरी के अंदर रखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो क्या इन बच्चों को किस तरह से आप शिक्षा देंगे? अन्य बच्चों के साथ देंगे। यस, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। विशेष स्कूल में विशेष बच्चों के लिए जो अलग से टीचिंग मेथड बनाए जाते हैं उनके हिसाब से देंगे। तो ये प्रावधान अब खत्म हो चुका है, क्योंकि विशेष विद्यालय, हम अपने एजुकेशन पॉलिसी में अब विशेष विद्यालयों की बात नहीं करते। हालांकि प्राइवेट तरीके से तो विशेष विद्यालय यानी स्पेशल स्कूल अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हम समावेशी शिक्षा का पालन करेंगे, और जो हमारी सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज है वो भी समावेशी शिक्षा पर ही आधारित है। तो इसीलिए अन्य बच्चों के साथ यानी समावेशी शिक्षा के अंदर ही इनको भी क्या दिया जाएगा, इनको भी शिक्षा दी जाएगी, इनको अलग से नहीं भेजा जाएगा। विशेष स्कूलों में इनको नहीं भेजेंगे हम, ठीक है, विशेष स्कूलों में इनको नहीं भेजेंगे। तो इनको नॉर्मल टीचर ही पढ़ाएगा, जो हमारे स्कूलों में पढ़ाता है। सामान्य बच्चे सब लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, दिव्यांग बच्चे भी और सामान्य बच्चे भी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। और डी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। चलिए बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो तुरंत अपना अपना आंसर लिखेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, 1000 लाइक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से लाइक करते रहो सब लोग। जी, और जो न्यू स्टूडेंट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा, आगे की सारी क्लासेस मिल पाएंगे आपको। तो ये बात जो है ठीक है। देखिए अब क्या कहना चाह रहा है, इसने कहा आपसे कि आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किस चीज के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, जो कि निगेटिव बात होती है। फिर कह रहा है बच्चों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, ये भी निगेटिव बात होती है आपकी। आप तुलना करेंगे बच्चों की तो भी गलत। अगर आप बच्चों को बुद्धिमान, औसत बुद्धि वाले, विकलांग बच्चे, इस तरह की नामीकरण हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया, नामीकरण हो गया, इस तरह के नाम दे दिए आपने उनको, ये भी गलत बात है। शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, ये आंसर आपका राइट होगा। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो दो चीजें आ गई है, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों, यानी करिकुलर भी और को करिकुलर भी, दोनों की चीजें आ चुकी हैं। तो ये ऑल ओवर डेवलपमेंट को दर्शा रहा है। उसके बाद जब बच्चे को सिखाने के बारे में आप बात कर रहे हो, तो कह रहे हो जानकारी प्राप्त करने के विविध तरीकों का प्रयोग करेंगे आप, यानी मेथड जो होंगे आपके वो मल्टीपल होंगे, ताकि सभी बच्चों का फायदा हो सके। अगर एक ही मेथड का यूज करोगे तो एक ही प्रकार के बच्चों का फायदा होगा। तो हमें तो समावेशी शिक्षा है, सारे बच्चों का फायदा करना है, तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये भी गलत रहेगा। क्योंकि तकनीकी भाषा का इस्तेमाल नहीं, बल्कि मातृभाषा का, जो बच्चों की मातृभाषा है उसका इस्तेमाल हम पढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चंस ठीक से पढ़िएगा। हाँ देखिए, मैं समझ गया आप जो है, आप जो कहना चाह रहे हैं, मेरे दिमाग में वो बात पहले ही आ चुकी थी। वो ये थी कि इस प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था वो ये पूछा गया, ये प्रश्न एक्चुअली थोड़ा सा उसने उल्टा बनाया है इस प्रश्न को। वो मैं आपकी बात समझ गया, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। और ये प्रीवियस पेपर है तो मैंने नहीं बनाया पेपर, इसलिए मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ। ऐसा ही प्रश्न आया था तो मैं क्या करूँ। इसने बोला है कि किस चीज के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। सचेत रहने का मतलब होता है कि उस चीज से हमें अवेयर रहना है, यानी उस चीज से हमें बच के रहना है। तो बचते हम गलत चीज से है। सही बात यही है कि हम किस चीज से बचें। तो अगर हम बचने की बात करेंगे तो निगेटिव चीज से बचेंगे। तो निगेटिव, इसमें 3 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन तो हम सही लगा नहीं सकते थे। आप तीनों में से कोई सा भी एक लगाते, आपका आंसर राइट नहीं हो सकता, स्टार बन के आ जाएगा उस पर। ये प्रश्न जो है फिर वो बन जाएगा क्या, जो चैलेंज करने वाला प्रश्न होता है। तो इसलिए इस प्रश्न को हमने उल्टा सॉल्व किया है। सचेत रहने का मतलब यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा हमें कि किस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए। सचेत का मतलब ये भी होता है
कि भाई सचेत रहो, ध्यान दो मेरी बात पे। तो सचेत का मतलब ध्यान देना भी होता है, यानी अटेंशन बिल्ड करना। तो सचेत रहने का जो यहाँ मीनिंग हम निकालेंगे वो ये निकालेंगे किस चीज पर आपको ध्यान देना है। तो ध्यान देने के लिए हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों को विभिन्न तरीकों से हम पढ़ाएं। आप समझे बात आप? इसलिए अब 3 ऑप्शन निगेटिव है, ध्यान से पढ़ लो वो जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो निगेटिव में एक ही लगा सकते थे, तीनों तो सही नहीं कर सकते, इसलिए हम इस प्रश्न को पॉजिटिव लेके चलेंगे और आपका तीसरा ऑप्शन राइट लगाएंगे। अब समझे बात या नहीं समझे? ठीक है। गुरुजी लाइट कम लग रहा है। नहीं यार, लाइट तो पूरी की पूरी सही ही है। अगर ज्यादा लाइट करूंगा तो बोर्ड पे फिर पढ़ा नहीं जाएगा, आपसे ब्लर हो जाएगी लाइट करूंगा तो, है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। खाली स्थान दिया है इसने, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या चीज, कौन सी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रतिभाशालीता का संकेत नहीं है? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, या जिज्ञासा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर। हम्म। आप सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, अच्छा। आप सब थोड़ी हो, मैं हूं अकेले ही कैमरे की निगरानी में तो। चलो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, ऐसी करते रहो, जबरदस्त तैयारी आपकी होगी। मजा आ रहा है? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं भाई पढ़ने में? चलिए अब देखिए इसने क्या बोला आपसे, प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है आपका, है ना, कौन सा नहीं है? तो सृजनात्मक विचार होते हैं बच्चे के। जो बच्चा प्रतिभाशाली रहेगा उसकी बुद्धि लब्धि क्या रहती है, 140 से प्लस रहती है, यानी उस वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहेगा। तो क्रिएटिव तो रहेगा, जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव हो गया। दूसरों के साथ झगड़ना, दूसरों के साथ झगड़ना जो है वो गलत बात है, पहली बात तो। और दूसरी चीज, अगर प्रतिभाशाली बच्चा दूसरे के साथ झगड़ भी रहा है तो वो उसके दिमाग का खेल नहीं है, वो उसके जो है प्रतिभाशालिता का संकेत नहीं है। वो एक ह्यूमन नेचर है भाई, गुस्सा आ गया आपको तो झगड़ भी सकते हो आप, है ना। झगड़ भी सकते हो, नहीं भी झगड़ सकते, लेकिन प्रतिभाशाली से उस चीज को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि झगड़ा तो बुद्धू बच्चे भी कर लेते हैं, उसमें क्या है। अभिव्यक्ति में नवीनता रहेगी, यानी जब अपनी बात को वो दूसरे के सामने प्रेजेंट करेगा तो वो बहुत उसको नए ढंग से करेगा और अपने शब्दों में करेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। जिज्ञासा यानी किसी भी चीज को सीखने की तड़प, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी पैदा होती है किसी भी काम को करने की या कुछ नया सीखने की, वो इन बच्चों में ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि ज्यादा है। अब दिमाग ज्यादा है तो उसको चाहिए भी ज्यादा चीजें, उसको सीखने का मन करता है खुद से ही। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने निगेटिव आपसे पूछा है। ठीक है। बहुत मस्त क्लास है सर, शबाना, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? प्याजे, पैवलव, कॉलर, कॉलबर्ग, या फिर स्किनर। कौन सा मनोवैज्ञानिक ने ये बात बोली है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं? चलिए बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। लिखेंगे अपना अपना आंसर आप लोग। बहुत मस्त क्लास सर जी। मलिक शेख, मलिक शेख जी, हमारे जो है 1200 लाइक होने में 4 लाइक कम है भाई। तो जरा 4 बच्चे जो है कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन अंगूठा दबा दो अपना जरा फटाफट से, अच्छे बच्चों की तरह। इसने बोला बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं, खुद लिखा नहीं है मतलब वही निकल रहा है। ये बात बोली है प्याजे ने। किसने बोली है? ये बात प्याजे ने बोली है। और प्याजे का सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंदर 2 शब्द मैंने आपको बताए थे, पहला रचनावाद और दूसरा बताया था खोज और निर्माण का सिद्धांत। क्या बताया था? खोज और निर्माण। तो खोज और निर्माण के सिद्धांत के अंदर ही ये बात क्लियर हो जाती है कि बच्चे दुनिया के बारे में खुद ही जानकारी की खोज करेंगे, फिर ज्ञान का निर्माण करेंगे। वो नकल पे आधारित ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, वो खुद से करके सीखते हैं। तो ये बात आपकी किसने बोली है? आपके प्याजे ने। वैसे भी कॉलबर्ग जो है वो तो नैतिकता की बात करता है, तो ये तो ज्ञान वाली बात करेंगे नहीं। पैवलव और स्किनर जो है ये व्यवहारवादी सिद्धांतकार है ना। तो व्यवहारवाद वाले जो है वो ज्ञान की रचना बच्चे से नहीं करवाते। वो तो ये कहते हैं कि बच्चा कोरी स्लेट होता है, उसको जो पढ़ाना पढ़ा दो। व्यवहारवादी ये कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर।
कृतिका अक्सर घर से ज्यादा बात नहीं करती, घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि, पहला ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और डी ऑप्शन है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऐसे कुछ लोग तो आप भी होंगे, आप लोगों में से भी होंगे कुछ लोग। हाँ, मैं भी था भाई एक समय पे। घर में उतनी बातें नहीं करते, स्कूल में बड़ी बकवास करते हैं, या दोस्तों के बीच में बड़ी बकवास करते हैं। घर पे पिताजी के सामने कभी बोलना पड़ जाए तो ऐसा हो जाता है कि कौन सी भाषा में बात कर रहे हो पिताजी, हिंदी तो मुझे आती नहीं है ना, ऐसा होता है। तो बताओ जरा क्यों होता है ऐसा, बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ सारी की सारी जनता का रुख जो है वो जा रहा है डी ऑप्शन की तरफ है। सलमान जी किधर गया आज, इनका रथ किधर गया? सलमान जी, रथ को मोड़ा जाए डी ऑप्शन की तरफ। ज्यादातर लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी देखते हैं किसका सही होता है। अगर ये बात हम कह रहे हैं कि कोई बच्ची ऐसी है जो स्कूल में, मतलब घर में बात नहीं कर रही है, स्कूल में बहुत बात कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि स्कूल में उसकी बातों को और उसको वैल्यू मिलती है। जहां पर इंसान को तारीफ मिलती है, जहां पर इंसान को वैल्यू मिलती है, तो वहां पर इंसान बात भी करता है और रुकना भी पसंद करता है। तो आपका डी ऑप्शन ही राइट होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और ऐसा हम लोगों के साथ बहुत बार होता है। अगर हम लोगों का एक दोस्तों का ग्रुप होता है ना, कि मान लीजिए हमारा 5 लोगों का ग्रुप है दोस्तों का, और उन 5 दोस्तों में मैं ही सबसे गरीब, ऐसा होता है बहुत बार। और वो सब ठीक ठाक है, बचपन में बहुत हुआ है ये चीज, है ना। तो बचपन में भी जब हम छोटे छोटे से थे तब भी ये बात होती थी। तो जैसे आप खेलने जाओगे ना, तो वो क्या करेंगे, अरे देख मेरे पापा ने मुझे नई टी शर्ट दिलवाई है, दूसरा बोलेगा मेरे पापा ने तो मुझे चप्पल दिलवाए हैं इतने नए, और हम क्या बोले, हम खड़े हुए देख रहे हैं। तो फिर क्या होगा, होगा ये कि हम फिर वहां से उस ग्रुप से कटना स्टार्ट कर देते हैं। हम उस ग्रुप में बैठना ही पसंद नहीं करते, ना उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां हमें वैल्यू नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं, फिर हम उनसे दूर होते चले जाते हैं धीरे धीरे। और फिर हम ऐसा कोई ग्रुप देखते हैं जो हमारे जैसा हो, जो हमें जज ना करे, जो हमें नीचा ना दिखाए। तो तब हम जो है वहां पर खुल के बात भी करते हैं बहुत ज्यादा, उनके साथ हंसी मजाक भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। तो यही चीज बच्चे के साथ होती है। अगर बच्चे को आप क्लास में बोलने की अनुमति दोगे और उससे फ्रैंकली व्यवहार रखोगे दोस्तों की तरह, टीचर उसको प्यार से रखेगा, तो वो स्कूल में आएगा भी, पढ़ेगा भी, सीखेगा भी, सब कुछ करेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही था। हंस रहे हो आप, यस भी बोल रहे हो, है ना। आजकल बहन भाई ऐसी बातें करते हैं आपस में। कैसे, अच्छा ये वाली बात है कि मेरे पापा ने मुझे तो दिला दिया, तुझे नहीं दिलाया है ना। हाँ, अरे करते नहीं है तो होता भी सच में भैया, मैंने देखा यार, ऐसा सच में होता है यार हमारे यहाँ। मतलब मैंने देखा, अगर लड़का और लड़की दो भाई बहन है ना, तो ऐसा होता है कि लड़के को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, खासकर हिंदुस्तान में। लड़कों को क्या दिया जाएगा, अगर कोई त्योहार भी आया ना, और तो लड़के के लिए करेंगे कि चल भाई तेरे को नए कपड़े दिला के लाते हैं। 5 साल का बच्चा है, लड़की 7 साल की है। सबको नहीं कह रहा हूँ, आजकल तो सुधर गए हैं, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं आजकल, समझदार पढ़े लिखे हो रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी भी बहुत जगहों पे होता है, लड़की से कह देंगे तो पिछले साल का पहन लेना। मैंने ऐसा अपनी आंखों से होते हुए देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए यार, दोनों में इमोशंस है, लड़का बेचारी। बल्कि मैंने ये देखा, लड़कियां ज्यादा समझदार होती है। बाद का नहीं पता मुझे, बड़े होने के बाद वो कहाँ से सोशल मीडिया से या यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से क्या चीजें सीख रही है। वो तो गंदगी फैला ही रहा है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया। लेकिन मैंने ये देखा है, जब तक लड़कियां छोटी होती है ना, 12-15 साल तक की, लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं लड़कों से। लड़के ज्यादा साले उधम काटते हैं, दंगा मस्ती करेंगे इधर उधर। लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, मैंने देखा है, अपनी बहनों को भी देखा है मैंने। मेरी बहनें तो अभी तक भी बहुत अच्छी हैं, मेरे से बड़ी है, तो वो बहुत समझदार है। और बचपन में मुझे बातें समझ नहीं आती थी उनकी, क्योंकि मैं छोटा था, तो इतनी बातें समझ नहीं आती थी। अब सोचता हूँ ना, तो कभी उनको अगर मैंने कुछ बोला होगा ना, मैंने उनको बोल दिया होगा, खाने में कमी निकाल दी होगी, या तो मुझे अब गिल्ट फील होता है यार। मुझे अब लगता है नहीं बोलना चाहिए था। मेरी बहनों ने बेचारा बचपन से इतने काम किए यार, घर के काम, दुनिया भर की चीजें। और मैं समझदार था नहीं, तो हम तो बचपन में ऐसे ही थे, तो बोल देते थे क्या है तेरे से मेरे, ये वो भी खाना भी सही से ना बनता, ये वो तो बोल देते हैं। पर मुझे अब लगता है नहीं बोलना चाहिए था, गलती हुई मुझसे। ये थोड़ा मुझे लगता है गिल्ट।
चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान? चलिए तुरंत कमेंट में आंसर देंगे, जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, फटाफट जल्दी से। मैं तो बहुत समझदार हूँ। अच्छा चलो बढ़िया बात है, समझदार रहो, है ना। समझदार के साथ साथ थोड़ा सा ऐसा भी रहना चाहिए कि बहुत समझदार लोग जो है सीरियस ज्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, ये बात तो अच्छी है। यानी टीचर को बच्चे के बारे में सारी चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप उसको ठीक से पढ़ा पाएंगे। तो ये जो बात है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या ये समाज शास्त्र पे आधारित है कि समाज में जो दुनिया जीती है उसके ऊपर आधारित है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्या ये सामाजिक दर्शन के आधार पर है कि किस तरह से आपको व्यवहार करना है, पड़ोसी के साथ कैसे बात करनी है, समाज की व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है? इससे भी रिलेटेड नहीं है। क्या ये मीडिया से रिलेटेड है? नहीं भाई साहब, ये शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी है और एजुकेशन साइकोलॉजी जब जुड़ती है तो साइकोलॉजी का शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाए उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कह देते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि बच्चे की जो मूल प्रवृत्ति है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी, मनोविज्ञान यही तो कहता है कि इंसान की मूल प्रवृत्ति क्या है। तो बच्चे की जो मूल प्रवृत्ति है उसी के हिसाब से हम अगर टीचिंग करेंगे तो बच्चा बिना मेहनत के ही चीजों को सीख जाएगा, स्ट्रगल कम करना पड़ेगा बच्चे को। तो इसीलिए बच्चे की मूल प्रवृत्ति यानी कि बच्चे की साइकोलॉजी समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बच्चों की क्षमताओं को समझना पड़ेगा एक टीचर को। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। दूसरा ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और डी ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा अपना आंसर। जी फटाफट लिखिए। कोई बात नहीं सर, आपको गलती का एहसास हो गया है, आप अपनी सिस्टर को सॉरी बोल दीजिएगा। शहजादी, अरे शहजादी, वो एक बचपन वाली बात है। अब मैं ये थोड़ा करो मैंने उन पर जुल्म कर दिया, ऐसा थोड़ी किया है। अरे बहुत प्यार से रहे हैं हम बचपन में यार। मेरी बहनें स्कूल लेके जाया करती थी मुझे, मैं तो बहुत छोटा था। मुझे, मैं अगर जल्दी मैंने एजुकेशन प्राप्त कर लिया वो भी मेरी बहन की वजह से ही, क्योंकि वो स्कूल जाती थी तो मैंने भी जिद कर ली कि हम भी स्कूल जाएंगे। मुझे थोड़ी पता था स्कूल में क्या होता है, मुझे तो पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। पर ये था ना कि ये स्कूल जा रही हैं तो मैं भी जाऊंगा। और मैं इतना छोटा 3 साल का और वो फिर मुझे टांग के चलो जी स्कूल, तुम भी चलो फिर। तो तब से पढ़ाई का शौक लग गया और ऐसा लगा पढ़ाई का शौक कि मज़ा ही आ गया फिर जीवन में। बहुत अच्छा हुआ फिर, तो हम जाते थे, है ना, मज़ा आता था। देखिए सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का शब्द का इस्तेमाल आप डेली करते हैं। यार आज मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ाई करने का, है ना, कभी कभी। आज मैंने जो है संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी, बड़ा मोटिवेशन आ गया आज, है ना। तो मोटिवेशन का जिक्र जो है आप हर रोज करते हैं। सीखने में मोटिवेशन का क्या काम है? क्या ये स्मरण शक्ति को बढ़ा देगा आपकी? नहीं, मोटिवेशन से आपकी स्मरण शक्ति नहीं बढ़ती। आपका दिमाग जितना है उतना का उतना ही रहेगा। बस मोटिवेशन से काम को करने का जुनून आ जाता है और कुछ नहीं। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से जोड़ देगा ये? ऐसा भी नहीं करेगा, या अलग भी नहीं करेगा कि पिछला अधिगम अलग हो गया नया अलग हो गया। शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बना देगा? योग्य भी नहीं बना सकता ये, क्योंकि आपकी जो योग्यता पहले से थी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस इतना होगा कि आपके शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि जो होगी, रुचि बढ़ जाती है। जब मोटिवेशन आता है तो उस काम को करने की रुचि बढ़ जाती है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर जब मोटिवेशन आता है मुझे जॉब लेनी है यार, मुझे सरकारी टीचर बन के रहना है, तो जो मोटिवेशन आएगा तो इससे आपको पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, डेली जो है आप मेहनत करोगे, 4 4 5 5 घंटे पढ़ाई करोगे। पढ़ने में रुचि उत्पन्न हुई है, लेकिन आपका दिमाग नहीं बढ़ जाएगा कि मोटिवेशन आ गया तो पहले आप 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ते थे, अब 10 मिनट में एक चैप्टर याद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। दिमाग भी उतना ही रहता है, सोचने समझने की शक्ति भी उतनी रहती है, सब वही रहेगा। बस आपकी रुचि बढ़ जाएगी मोटिवेशन से। और एक फायदा और हो जाता है कि जो आपके दिमाग की क्षमता पहले से थी वो ध्यान ज्यादा अच्छे से दे पाते हैं आप फिर। अगर मोटिवेशन नहीं रहता तो ध्यान नहीं लगता, दिमाग उतना ही रहेगा लेकिन ध्यान नहीं लगता किताबों में। मोटिवेशन रहेगा तो ध्यान अच्छा लग जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ये क्या इतने लंबे लंबे कमेंट दे रहे हो आप?
सर मैं कोई सोशल मीडिया नहीं चलाती, नो यूज। अच्छा जी। बाइकाट इंस्टा फेसबुक सीरियसली? तो ये अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? नाम तो आपका आता ही नहीं है, बेस्ट ड्रीम लिखा हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप नहीं चलाते। स्टूडेंट लाइफ में कम ही यूज़ करना चाहिए। कर लो लेकिन थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं। दिन में आधा घंटा चला लो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इंस्टाग्राम दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट चलाता हूँ। जब खाना खाता हूँ तो खाना खाते समय कभी देख लिया, ठीक है, एक दो रील्स देख ली। बाकी किसी का मैसेज आया वो देख लिया, आया कि नहीं आया, बाकी और कुछ नहीं। तो मैं भी ज़्यादा इंस्टाग्राम का यूज़, ये नहीं कि घंटों घंटों चलाएंगे, वैसे उतना टाइम मिलता भी नहीं है और उतना चलाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वक्त बिताओगे, अभी जेंडर वाला क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें सोशल मीडिया वाला चैप्टर होता है। आपके सीटेट में भी सोशल मीडिया एक चैप्टर है। कभी आप सोचो कि मैं अलग से बातें कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के बारे में चैप्टर है पूरा का पूरा। तो हाँ, सोशल मीडिया पे समय बिताना चाहिए लेकिन कम, लिमिटेड। और उस सोशल मीडिया की बातों से अपनी ज़िंदगी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। देखो, काम खत्म करो। ये नहीं कि जो चीज उसमें हो रही है वीडियो में वही हम अपनी असली जिंदगी में करने लग जाए, है ना। ऐसा कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। उससे क्या है, हमारी रियल लाइफ खराब हो जाती है। अब देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, किस चीज के द्वारा समृद्ध हो सकता है? पहला ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और डी ऑप्शन है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखिए अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, चलो। अच्छा, वीडियो को लाइक करते रहो भाई सब लोग जरा, है ना। जी सर आपकी बहन की दुआओं से आज आप यहाँ हैं। जी बिल्कुल, 100% सही बात बोली आपने। चलो जल्दी जल्दी लिखो। किसके मैसेज का वेट करते हैं सर? सदफ नूरी। सदफ नूरी, आप तो 1 महीने 2 महीने के बाद लाइव क्लास में आए हो और ऐसे कमेंट कर रहे हो। अब मुझे आपका नाम याद आया। तो मैं किसी के खास इंसान के मैसेज का वेट नहीं करता। कभी देख लिया, अगर कोई काम का मैसेज मिला तो कर दिया, लेकिन अभी भी अगर देखोगे तो मेरी लिस्ट फुल भरी पड़ी मिलेगी आपको मैसेजेस से, जो कि मैं सीन भी नहीं करता। तो मैं ऐसे ही मैसेज अगर सीन करने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं नहीं करता किसी खास का भी इंतज़ार, ठीक है। इंस्टा विंस्टा पे मेरा कोई खास आदमी नहीं है। दो चार दोस्त हैं और एक मेरे जिम ट्रेनर हैं, दो तीन लोग और हैं। तो वो भी कहाँ मैसेज करते हैं, कभी बाई चांस आ गया तो आ गया, वरना इतना कोई कुछ नहीं है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, पहला ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करे। बहुत अच्छा ऑप्शन है, पहले को ही हम राइट लगाएंगे। क्योंकि पहली बात तो हम ये कहते हैं कि जो क्लास में आप पढ़ा रहे हो उसको दैनिक जीवन से जोड़ो। ये एनसीएफ में भी लिखा है, एनईपी 2020 वाले उसमें सिद्धांत में भी लिखा है कि जो भी क्लास में पढ़ा रहे हो उसको दैनिक जीवन से जरूर जोड़ दो। तो जब दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो वास्तविक उदाहरण लाने पड़ेंगे स्कूल में। मतलब यही तो है दैनिक जीवन से जोड़ना। उसके बाद कह रहे हैं विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी कर रहे हैं, यानी कि बच्चे एक्टिव है और सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। तो ये रचनावादी क्लास भी हो गई, ये सहयोगी क्लास भी, सामाजिक क्लास भी हो गई। तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन आपका राइट लगा दो। कक्षा में ज्यादा से ज्यादा शिक्षण सामग्री, अरे बहुत ज्यादा का करोगे यार, जितनी नीड है उतनी लेके आओ, बहुत ज्यादा ला के क्या ही करोगे। और फिर कह रहा कि विभिन्न प्रकार से व्याख्यान। देखो, विभिन्न प्रकार जो है ये अच्छा वर्ड है कि हम विभिन्न प्रकार से पढ़ाएं बच्चे को, लेकिन व्याख्यान अच्छा नहीं है। व्याख्यान मेथड अपर प्राइमरी और प्राइमरी में काम नहीं आता, यानी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे को व्याख्यान मेथड से नहीं पढ़ाते आप। तो व्याख्यान मेथड आपका सीटेट में नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान देना। अपेक्षित ध्यान, आवधिक कौन सी होती है? जो 6 महीने की अवधि में, साल भर की अवधि में ली जाती है। तो ये आवधिक परीक्षा जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हमारे लिए। जो रेगुलर रचनात्मक वाले आकलन होते हैं, जो निरंतर चलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें रचनात्मक आकलन पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। समझ गए? जी। लेक्चर ठीक नहीं है? कहाँ है लेक्चर? अच्छा, लेक्चर मतलब वही व्याख्यान, हाँ। वो ठीक नहीं है, एक्सप्लेनेशन मेथड इसको हम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका
शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है आपका सीखना लक्ष्यों उन्मुखी होता है। और फोर्थ है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलिए लिखेंगे तुरंत अपना अपना आंसर फटाफट से। जी तुरंत लिखो। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास गुरुजी। जी बहुत बढ़िया। ज्योतिष कुमार, ज्योतिष कुमार रो क्यों रहे हो आप? क्वेश्चन गलत हो गया क्या आपका? हाँ, वर्ल्ड का नंबर 1 टीचर अयान, वर्ल्ड का, बिहार से हो तुम, मैं समझ गया बेटे। चलो कोई बात नहीं। देखिए अब ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए आपको? नहीं मानेंगे, निगेटिव वाला। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां पे अधिगम होता है, पहला ही ऑप्शन निगेटिव है। अब क्यों है निगेटिव? क्योंकि शैक्षिक संस्थान तो स्कूल होते हैं आपके, तो क्या अधिगम केवल स्कूल में होगा, उसके बाहर नहीं होगा? बाहर भी होता है। बल्कि जब बच्चा स्कूल नहीं गया है, स्कूल जाने से पहले जब घर पे बच्चा रहता है 5 साल तक, उसमें भी तो अधिगम हो रहा है और बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, इंटेलिजेंस भी सीखता है। कुछ बच्चे तो स्कूल से जाने से पहले अपना नाम वाम लिखना भी सब सीख लेते हैं। तो ये अधिगम तो स्कूल के बिना भी होता है। उसके अलावा जब आप स्कूल जाते हैं तब भी, उसके बाद जो छुट्टी के बाद जो घर पे समय बिताएंगे, समाज में समय बिताएंगे, तब भी तो लर्निंग आपकी हो ही रही है। समाज सबसे बड़ा अध्यापक है, ना कि स्कूल। तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र जगह है जहां पे अधिगम होगा। सीखना व्यापक प्रक्रिया है, ये बात सही है आपकी, क्योंकि लर्निंग जो है वो बहुत व्यापक है, विभिन्न प्रकार से सीखी जाती है और विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा सीखी जाती है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, यानी टारगेट उसका होना चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ये बात भी आपकी सही है। अनअधिगम किसको कहते हैं? भूलने को। जब हम चीज सीखते हैं तो हम चीजें भूलते भी हैं। तो फॉरगेटिंग भी आपकी मेमोराइजेशन का ही पार्ट होता है, यानी जब आप किसी चीज को सीखते हैं तो कभी कभी उसको भूल जाते हैं, फिर रिवीजन करना पड़ता है। तो अनअधिगम यानी अनलर्निंग भी सीखने की ही एक हिस्सा होता है। तो ये भी पॉजिटिव है। पहला ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव था, निगेटिव ही इसने आपसे पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी अगर आपकी क्लास में होगा तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डी ऑप्शन है आपका के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो तुरंत बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर आपने बिहार का नाम लिया, वो अभी क्यों? अरे यार तुम लोग उल्टा सोचते हो। जैसे का बोलते हैं ना, तो वो बिहार में ट्रेंडिंग है, भोजपुरी लैंग्वेज में ये चीजें चलती हैं। जैसे आपने वो एक, मैं वो भी देख रहा था, आपने वो देखा गुरुजी जो मथुरा वाले हैं उनका सेशन, तो एक लड़की वहां पे आती हो, कहती है ना, गुरुजी मैं मथुरा से आया हूँ, वो नहीं बिहार से आया हूँ, तो वो कहते हैं आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ गुरुजी। वो मेरा जो है मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आई हो, आया हो कि आई हूँ? तो वो लड़की भी वो क्या बोलती है कि मैं आया हूँ, मैं खाता हूँ, इस तरह के। तो इस तरह की जो वर्डिंग होती है ना, तो इस तरह के वर्डिंग जो है वो बिहार वाली लैंग्वेज जो है, और यूपी का जो उधर का इलाका है पूर्वांचल वाला, वहां पे इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है। तो जैसे इन्होंने बोला था, तो एक्चुअल में हम लोग अपने टीचर्स को क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि अच्छे टीचर हैं, है ना, या जीएस के टीचर है, ये जीएस पढ़ाते हैं तो जीएस के टीचर। लेकिन बिहार में क्या बोलते हैं? जीएस का टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है। तो वो ऐसा थोड़ा सा वहाँ की लैंग्वेजेस है। तो मैंने सिर्फ लैंग्वेज के लिए कहा है ना। जी, समझे बात? चलिए अब यहाँ पे आते हैं। 5वीं कक्षा के विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अगर बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या आप निचले स्तर के काम करने के लिए छूट दे देंगे उसको? यानी कि उसको कह देंगे कि तुम मत करो ये काम, तुम्हारी छुट्टी। तो अगर आप उसको छुट्टी देते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर, मतलब वो कभी सीख नहीं पाएगा चीजें। तो उसको भी एक चैलेंज मिलना चाहिए एक लेवल का। ये कहना कि उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। कक्षा की बात कर रहे हो तो कक्षा में मित्र तो आएंगे नहीं और माता पिता भी नहीं आएंगे कक्षा में।
तो ये भी गलत ही रहेगा आपका। हालांकि माता पिता सहायता तो करेंगे दैनिक कार्यों में, लेकिन ये एजुकेशन से रिलेटेड हमारा बना नहीं। ये कहना कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार करेंगे और उसको श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता देंगे, ये आंसर आपका राइट रहेगा। क्योंकि उसके साथ व्यवहार आपको सामान्य ही करना है, कोई अलग से व्यवहार नहीं करना। क्योंकि अगर आप दया दिखाएंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, तो उसमें हीन भावना पैदा हो जाती है बच्चे में। तो कभी भी विकलांग बच्चे के साथ अजीब व्यवहार ना करें, नॉर्मल बच्चों की तरह ही व्यवहार करो। डांटना पड़े तो डांटो भी उसको। अगर आप सहानुभूति दिखाते रहेंगे ना, तो उसको लगेगा मैं बाकियों से अलग हूं, तो ये फील उसको नहीं कराना। और इसको श्रव्य सीढ़ी इसलिए देनी है क्योंकि ये देख नहीं पा रहा बच्चा, तो सुन करके ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सीडी मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन की फिल्म रिकॉर्ड करके उसको सीडी देती। श्रव्य सीढ़ी का मतलब ये है कि जो आपकी क्लास का चैप्टर है, उस क्लास के चैप्टर को रिकॉर्ड करके हम उसको देते हैं, ताकि वो उस चैप्टर को सुन करके सीख सके। अब यहाँ ये कहना कि उसके साथ अलग से विशेष व्यवहार करोगे, ये तो बहुत ही गलत बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया, अलग से व्यवहार नहीं करोगे, नॉर्मल व्यवहार करो। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर? आई एम न्यू स्टूडेंट खुशी रानी, चलिए जी, स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान की दक्षता, और डी ऑप्शन है आपका अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लगता है आपको? कमेंट में जल्दी से अपना उत्तर लिखेंगे आप लोग जी। बेस्ट क्लास, दिल तो अभी इतना हैप्पी हैप्पी सॉन्ग सिंग कर रहा है सर, अगर नियर में होते तो पहले सर को रोज का हार डालते गले में। अरे यार, क्या क्या बातें, इतनी सीरियस बातें मत करो, ठीक है? गुलाब के फूलों का माला, अच्छा, चलो, थैंक यू वेरी मच, इमेजिन करके ही खुश हो लो। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानेंगे आप? पढ़ाने की उत्सुकता। पढ़ाने की उत्सुकता, ठीक, अच्छी बात है कि पढ़ाने की उत्सुकता है आपके अंदर, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी नहीं यही है। सबसे बेस्ट क्वालिटी पूछी है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होती है वो होती है धैर्य। दृढ़ता भी ठीक है, दृढ़ता का मतलब कि आप अपने, दृढ़ता भी इसी पे आती है धैर्य के अंदर ही, कि आप अपने फैसले पर टिके रहे, है ना? और धैर्य क्यों है सबसे महत्वपूर्ण, ये बताता हूँ आपको। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो एक बार में कभी नहीं सीखते, और उनको जो है 1000 बार चीजें बतानी पड़ती है, और आज सिखाओगे कल को फिर भूल जाएंगे, कल को फिर सिखाओगे फिर तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो आपको बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और आप अगर पैनिक होने लगे तो आप अच्छे टीचर बन ही नहीं सकते। क्योंकि छोटे बच्चों को संभालने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए आपके अंदर? धैर्य चाहिए। यही एक प्राथमिक स्तर के टीचर की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। ये कहना कि शिक्षण पद्धतियों का उसको ज्यादा ज्ञान हो जाए, अरे वो तो सबको होता है। अपने सब्जेक्ट का टीचर है, जिस सब्जेक्ट का टीचर होगा उसका ज्ञान उसको होगा ही। अति मानक भाषा में पढ़ाना, यानी बहुत हाईली क्वालिफाइड, एकदम इंग्लिश मीडियम में फर्राटेदार इंग्लिश बोल के बच्चे को समझ नहीं आ रही, क्या फायदा? हमें किसी मानक भाषा में नहीं पढ़ाना, हमें बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाना है। तो ये भी गलत, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो कौन सी अवस्था होगी? संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताइए जल्दी, फास्ट लिखेंगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी से लिखेंगे फटाफट से। जी, हाय, आई एम सकीना खातून, आई होप you all have recognized me. सर प्लीज नो दैट आई एम सकीना खातून। अच्छा जी, ठीक है, चलिए लिखिए तुरंत अपना अपना आंसर लिखिए। सर क्या आप बता सकते हैं PYQ क्वेश्चंस हैं? हाँ, PYQ ही है। अबे अरे सॉरी, अबे बोल दिया मैंने, माफ करिएगा, अरे बोलने वाला था मैं। तो ये क्या है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ही क्या है, क्लास है पूरी। इसके ऊपर थंबनेल पे भी देख लो, टाइटल में भी, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सारे के सारे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और हमारे जो है 1500 लाइक होने वाले हैं। तो कौन है वो लक्की पर्सन जो 1500 लाइक करके आएगा, जल्दी बताओ। इसमें 6-7 ही लाइक बच रहे हैं 1500 होने में। तो जरा कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो जरा जल्दी से, फास्ट फास्ट।
जिसने नहीं किया तुरंत कर दो। अब ये क्या कह रहा है आपसे कि बच्चा कौन सी अवस्था में तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो तार्किकता कौन सी अवस्था का गुण है जीन पियाजे की, ये आप सब लोग पढ़ चुके हैं। तीसरी अवस्था का गुण है, और तीसरी अवस्था का नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर ही तार्किक चिंतन स्टार्ट होता है। ठीक है, संवेदी पहली अवस्था होती है, औपचारिक वाली चौथी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक जो है वो दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था ये है मूर्त। इसी का ये पूछ रहा था आपसे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या क्या कह रहा है, देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बेस्ट है। शब्द ज्यादा दिख रहे होंगे आपको भले ही, लेकिन इस प्रश्न के अंदर एक ही पॉइंट है छोटा सा, वो पकड़ ही लिया आपने, तुरंत चुटकियों में आपको एक नंबर मिल जाएगा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? चर्चा या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ बच्चे चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, यानी कुछ बच्चे अकेले पढ़ रहे हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आया। जब स्कूल में विजिट किया किसी पेरेंट्स ने, तो उसने देखा अरे बच्चे तो कहीं कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, टीचर इसका मतलब मजे ले रहा। अबे कैसा टीचर हो तू? तो टीचर का मेथड है वो, वही टीचर का अपना, लेकिन एक पेरेंट्स को पसंद नहीं आया। तो क्या करेंगे इस स्थिति से निपटने के लिए? निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर रहेगा, यानी उस पेरेंट को आप कैसे समझाओगे या कैसे हैंडल करोगे? पहला ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दूसरा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तीसरा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और डी ऑप्शन है अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चे को उस विद्यालय से निकाल लेना चाहिए क्योंकि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। तो अब बताओ क्या कारण है, कैसे आप अगर उसकी जगह होते तो क्या करते? चलिए बताएंगे फटाफट से। जी, तो यहाँ ज्यादातर लोगों का रथ जो जा रहा है वो सी ऑप्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन दो लोग हैं, दो महारथी हैं जिनका रथ जो है वो पहले ऑप्शन की तरफ भी गया है। अब देखेंगे क्या है इसका सही आंसर। देखो, अगर यहाँ पे हम पहले ऑप्शन में देख रहे हैं और हम अपने लेवल के हिसाब से सोचे, टीचर के हिसाब से, तो ये जो टीचिंग मेथड ऊपर यूज किया जा रहा है ये बहुत बढ़िया मेथड है, इसमें कोई कमी नहीं है। ध्यान से देखो, उसने बोला लोकतांत्रिक स्वभाव और बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी है कि बच्चे अपने हिसाब से कोई भी एक्टिविटी कर सके। और हमारी प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है कि बच्चों को स्वतंत्रता दो कि वो अपने हिसाब से काम कर सके और लर्निंग बाय डूइंग से सीख सके। तो उसने यही कहा है कि कहीं भी बैठने की अनुमति दे दी बच्चों को। कुछ बच्चे क्या करें, साथ साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, सामूहिक पठन कर रहे हैं। तो देखो, सामूहिक पठन भी अच्छी चीज है, चर्चा करना भी अच्छी चीज है। और कुछ बच्चे अगर अकेले बैठकर भी अपने आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो आपका मेथड है उस टीचर का, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, प्रगतिशील शिक्षा के हिसाब से कोई कमी नहीं है। अब पेरेंट को ये बात समझ नहीं आई है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पेरेंट्स को टीचर से क्या करना पड़ेगा? चर्चा करनी पड़ेगी। तो जब टीचर पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन करेंगे तो टीचर उनको समझा पाएगा कि ऐसा उसने क्यों किया है। अब ऐसा नहीं कि टीचर की बात ही नहीं सुन रहे और अध्यापक ही जो है लड़े जा रहे हैं या अध्यापक जो है शिकायतें कर रहे हैं। तो ये तरीके गलत हो जाएंगे कि आप टीचर्स जो है टीचर की शिकायत करेंगे या प्रधानाध्यापक से ये कहेंगे कि बच्चे को दूसरी क्लास में डाल दो कहीं और। ये सब गलत है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और अगर उनको समस्या है तो उनके साथ में चर्चा करनी चाहिए। पेरेंट्स अगर टीचर के साथ में चर्चा करेंगे तो टीचर उनको समझा पाएगा सारी बातें। अगर अभिभावक स्कूल से ही निकाल लेंगे उसको, बच्चे को, तो फिर बच्चा एक अच्छे टीचर को खो देगा और उसका जो है नुकसान भी होगा, है ना? तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पहला ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, दूसरा है पावलोव, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए तुरंत अपना अपना आंसर लिखेंगे आप।
चलिए लिखते रहिए फटाफट से अपना अपना आंसर। जी, तो क्या पूछा है इसने, देखिए इसने बोला है आपसे सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। आप लोगों ने क्या आंसर दिया है जरा आपका भी देख लो। सी, वाह क्या बात है बेटा, ज्यादातर लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं इसका, कुछ लोगों ने बी ऑप्शन भी दिया है एक दो ने, और किसी ने ए भी दिया है एक दो ने। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा पहला ऑप्शन होगा। अब ये समझिए ऐसा क्यों है। जो सी ऑप्शन दे रहे हैं जीन पियाजे, भाई साहब जीन पियाजे कब से अंतर्दृष्टि की बात करने लगे हैं ये बताओ। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पता भी है आप लोगों को कौन सा है? आप सब ने एक सिद्धांत का नाम सुना है जिसमें वन मानुष को यानी बंदर का प्रयोग किया गया था, जिसके अंदर एक कमरे में जो है वन मानुष को यानी चिंपैंजी को बंद कर दिया गया और उसमें दो तीन बॉक्स रख दिए गए और छत में केला लटका दिया गया। अब चिंपैंजी उस केले को खाना चाहता है और उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, तो क्या करेगा? फिर उसके दिमाग में अचानक से आइडिया आया कि यार बॉक्स को एक के ऊपर दूसरे को रख देता हूं तो मैं इसके ऊपर चढ़ के, तो उसने बॉक्स उठाया दूसरे के ऊपर रखा, फिर एक और बॉक्स उठाया फिर उसके ऊपर रखा, वो बॉक्स ऊंचे हो गए, फिर उसके ऊपर चढ़ के उसने वो केला तोड़ के खा लिया। तो ये सूझ आई यानी नया आइडिया आना, अचानक से दिमाग में कुछ नया प्रकार का आइडिया आ जाना, इसको हम सूझ कहते हैं। या फिर इसको तुक्का भी कह सकते हैं कि अचानक से दिमाग में कोई नई सूझ आ गई। तो ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने। और कोहलर जो है वो गैस्टाल्टवादी सिद्धांतकार हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। जीन प्याजे जो है वो तो रचनावादी है, ये तो करके सीखने की बात करते हैं। ये कहाँ आपने पुराने जमाने में पहुंचा दिया जीन प्याजे को। पेवलव जो है, पेवलव भी आपके व्यवहारवादी हैं, लेकिन पेवलव का जो सिद्धांत है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कुत्ते वाला सिद्धांत है। और वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये भी क्या है? ये भी रचनावादी है, करके सीखने पर डिपेंड करते हैं। तो आपका जो आंसर राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्लियर बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? सुल्तान नाम था वन मानुष का। अरे बात क्या बात है, अपराजिता याद है आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा? कॉलबर्ग द्वारा, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जल्दी लिखो अपना आंसर। जी, कोहलर नहीं कॉलबर्ग। कौन कौन था ये महारथी? कोहलर नहीं सर, कॉलबर्ग, राजपूत बाबू। राजपूत जी, तुम्हें अभी पता नहीं है कि एक आदमी कोहलर भी है। ये जो सिद्धांत दिया है ये कोहलर ने दिया है, ठीक है? कोहलर और कोलबर्ग जो है ये दोनों आदमी अलग अलग हैं, है ना? वो नहीं है कि वो कहता है ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है ना? वो शक्तिमान नाटक देखा बचपन में, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो गंगाधर तो शक्तिमान है, लेकिन कोहलर जो है वो कॉलबर्ग नहीं है भाई साहब, कॉलबर्ग अलग है। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है? और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया। ये दोनों आदमी अलग अलग हैं और दोनों कई पीढ़ियों का अंतर है इनमें, समझे? ये एक साथ आई भी नहीं है। क्लियर बात? अब आगे देखते हैं। इसने बोला आपसे कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं वाली बात किसने की है? तो 4 अवस्थाओं की जो जीन पियाजे ने की है बौद्धिक अवस्था के बारे में, क्योंकि बौद्धिक अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बौद्धिक विकास ही संज्ञानात्मक विकास है और 4 अवस्थाएं उसकी मौजूद है। तो ये बात पियाजे ने दी है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फास्ट अपना आंसर लिखेंगे जल्दी जल्दी। और सभी से बता रहा हूं भाई, पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। अगर आप बीच में छोड़ के गए, बीच में मैं ब्रेक दूंगा आपको, ठीक है? आपको क्लास के बीच में जो है ब्रेक मिलेगा 15-20 मिनट का, तब आप रेस्ट करिएगा, चाय पानी खाना जो करना है करिएगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। अगर आपने क्लास में से बीच में से क्वेश्चन छोड़े तो आपके बहुत सारे नंबर कटने वाले हैं और सीटेट में इनमें से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपने कल वादा किया था मेरे से कि हम पूरी क्लास में एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे। तो जब मैं खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ तो आप तो बैठ के पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ लो, फोन से पढ़ना है आप तो लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास मिस नहीं करनी, समझे? चलिए अब देखिए, इसने जो आपसे पूछा है, इसने पूछा बच्चे किस अवस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो सक्रिय सदस्य होते हैं बच्चे किशोर अवस्था में।
पहला ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन जो रहता है वो किशोर अवस्था में ही रहता है बच्चा। आपने देखा भी होगा जो 15 16 17 साल के लड़के लड़कियां होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, काम करने में भी, बातचीत करने में भी, फैशन दिखाने में भी। आप शादियों में जाओगे ना, किसी शादी में फंक्शन में जाओ, तो आपको यही 15 से लेके और 18 17 18 19 20 साल तक के बच्चे यही रंग बिरंगे दिखेंगे, तोता परी। मतलब कोई रंग, कोई लाल कलर में, कोई हरे में। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे ज्यादा एक्टिव ये जानबूझ के क्या करते हैं, जानबूझ के आपके सामने आके दिखाएंगे कि मेरी ड्रेस देख लो। उधर अगर बुआ जी बैठी होंगी ना तो आके, बुआ जी पानी चाहिए आपको, ऐसे और जो घूम जाएंगे, एक बार लो लहंगा भी देख लो मेरा घूम रहा है, तो बताओ पानी चाहिए आपको, आपको रसगुल्ले ला के दूं। उधर से वो लड़का आएगा दूसरा वाला, फिर वो कुछ है ना। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव वाली जो है प्रजाति है ये, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका है, या माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए, किस प्रकार से, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर तटस्थ। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर फटाफट से। जी, जैसे हम लोग। अच्छा, तुम लोग भी अभी ऐसी हरकतें करते हो। चलो वीडियो लाइक करते रहो जितने लोग भी नए जुड़ रहे हैं, और नए बच्चे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना भाई। अगर आप चाहते हैं सीटेट पास करना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बेस्ट क्लासेस अभी आने वाली है, बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस। देखो इसने बोला माता पिता सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए। आपके दिमाग में दो शब्द आ सकते हैं। देखो तटस्थ तो आएगा नहीं आपके दिमाग में, और ना ही नकारात्मक आएगा। आपके दिमाग में ये आ सकता है सहानुभूतिपूर्ण, यही आया है। देखा, आपको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से आपको। मैंने आपके ऑप्शन भी नहीं देखे थे, बता दिया। सब एक लाइन से सी ऑप्शन दे रहे हैं, लाइन से सबका सी आंसर आ रहा है। अब देखो मैं आपकी साइकोलॉजी कितने जानता हूँ, लेकिन सी ऑप्शन गलत है आपका, सेकंड ऑप्शन राइट है। सहानुभूति नहीं दिखा रही बच्चों को। सहानुभूति तो हम टीचर से भी नहीं करेंगे, तुम दिखा लो भाई। सहानुभूति वभूति मत दिखाओ, उससे क्या हो जाएगा, बच्चा बिगड़ता है अगर आप बहुत ज्यादा लाड प्यार दिखाते रहते हैं। अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं, यानी अधिगम की, बच्चे को सिखाने की, तो फिर आपको सहानुभूति नहीं दिखानी है। फिर आपको जो भूमिका देनी है वो अग्रो उन्मुखी, यानी आगे की तरफ तरक्की करना, आगे की तरफ बढ़ना। तो बच्चे का जो अधिगम है, बच्चे की जो लर्निंग है वो आगे की तरफ बढ़े, ये आपको करना है। ना कि उसको जो है, बच्चा कह रहा मम्मी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप कह रहे बेटा कोई बात नहीं, तू लेट में तेरे लिए जूस लेके आती हूँ, पढ़ना है, पढ़ लिख के किसका भला हुआ, तो इधर रख किताबें। तो दिखाओ सहानुभूति फिर, है ना। तो आप फैसला करो क्या करना है। चलिए फिलहाल यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः क्रिया का सिद्धांत। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी लिखेंगे अपना आंसर। जी। अरे ये क्वेश्चंस तो मैं ग्रुप में डाली थी। अच्छा, वाह क्या बात है। कभी सुना ही नहीं था सर ऐसा वर्ड, अग्रो उन्मुखी। अरे क्यों नहीं सुना, आपने वो वाली विधि नहीं सुनी, पश्चगामी, पश्चगामी मेथड और अग्रगामी मेथड, सुना नहीं है। आप लोग मीनिंग निकालना नहीं चाहते, दिमाग नहीं लगाना चाहते। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, वर्ड का मीनिंग भी तोड़ मरोड़ के निकाला करो। सर रियली हम आपके फैन हो गए हैं। अच्छा जी निशांत जी, शुक्रिया। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो चीज कभी समाप्त नहीं होती वो हमेशा चलती रहती है, और जो हमेशा चलती रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये कौन सा सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। अब ये जो कह रहा है अंतः संबंध का सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि सारे विकास आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपनी उम्र को लेकर के, तो उनकी जो विभिन्न क्षमताएं होती है वो मिलजुल के काम करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो दोनों हाथों से एक साथ काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पांचों उंगलियों भी एक साथ काम नहीं करती। जब चावल भी खाएगा ना तो ऐसे हथेली रख के ऐसे भरता है, खाता है बच्चा। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो उंगलियों का काम, ये पांचों उंगली एकीकरण कर लेंगी, आपस में जुड़ करके एक साथ काम करना। फिर दोनों हाथ एकीकरण कर लेंगे, हम सिलाई करना भी सीख जाते हैं, है ना।
तो ये एकीकरण है कि क्षमताएं आपस में जुड़ती चली जाती हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत वैसे होता ही नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है ये टीचिंग का सिद्धांत हो सकता है कि आप पढ़ाते समय बच्चों को अंतःक्रिया करवाएं, बाकी ये विकास के सिद्धांतों में नहीं आता। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आता है आपके सामने। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या फिर घर? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तुरंत लिखेंगे अपना आंसर। भाई न्यू स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करते रहो, मैं आपसे बता रहा हूं बेस्ट चैनल है ये। आपने अगर पहले कभी नहीं देखा तो अब आप देखेंगे कि इस चैनल पर आने के बाद जो पढ़ने में मजा आएगा ना, वो आपको पूरी जिंदगी कभी नहीं आया होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सीटेट पास करना है। और अभी 20 मिनट क्लास देख लो, आपको अभी मजा आ जाएगा 20 मिनट में ही। करते रहो बस आप क्लास। सर केवल सीडीपी ही पढ़ाते हैं या कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाते? दूसरे भी पढ़ाते हैं भाई, दूसरे सब्जेक्ट भी मिलेंगे आपको। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं? परिभाषित मतलब जांच सकते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में, आप सटीकता से बात कर सकते हैं। तो क्या खेल के मैदान में कर सकते हैं? नहीं, आप विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में ही, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जो है वो पूरे विकास की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसकी बात कर रहे हैं कितना दिमाग है आपके पास, संज्ञान कितना है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है क्लासरूम के अंदर या फिर स्कूल के अंदर, वही तो दिमाग वाला काम करता है। बाकी तो जब वहां से बाहर आ गए तो सामाजिक विकास काम करता है आपके समाज में जब आप रहते हैं। खेलने में भी सामाजिक विकास काम कर रहा है, और भी करते हैं पर मूल रूप से, या फिर भाषा विकास काम करता है। संज्ञान की अगर सबसे बेहतरीन बात करोगे जो कि साफ सुथरा सबसे दिखेगा वो कक्षा में दिखेगा आपको, तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन राइट करेंगे। सभागार का मतलब होता है मीटिंग रूम, जहां पे आप मीटिंग करते हैं, तो इससे तो लेना देना नहीं है। घर में भी सबसे ज्यादा सटीकता से नहीं नाप सकते आप, क्योंकि वहां कोई पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दूसरा है वह जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तीसरा ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। और डी ऑप्शन है आपका वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखेंगे अपना आंसर आप। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, क्या बात है। गारंटी बैच में पढ़ पढ़ के इंटेलिजेंट तो तुम हो गए हो, ये बात तो माननी है। सर नोट्स नहीं मिला, कब मिलेगा? आमिर हुसैन, अच्छा तो देखो मैं अब आपको कल मिल जाएगा, क्योंकि देखो रात में तो कोई आपका फोन देखेगा नहीं है ना, तो दिन में ही हमारी टीम आती है, तो वही आपका व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे तभी मिल पाएगा। मैं फर्स्ट टाइम क्लास देख रहा हूँ, सिद्धार्थ राज। तो कैसी लगी सिद्धार्थ जी आपको क्लास? देखिए इसने बोला आपसे कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है। बुद्धिमान बच्चा जिसकी आईक्यू लेवल थोड़ी ज्यादा होती है। पहला ऑप्शन वह आदमी जो लंबे लंबे निबंधों को रटने की क्षमता रखता है, यानी जो बहुत बड़ी बड़ी किताबों को जल्दी याद कर लेता है। तो क्या वो इंटेलिजेंट हो गया? बिल्कुल भी नहीं, पहला ही ऑप्शन आपका निगेटिव है। अगर हम निबंधों को रट लेते हैं तो आपकी ठीक है मेमोरी आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है कि आप रट पा रहे हैं चीजों को, मेमोरी आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन इंटेलिजेंट आप नहीं है। क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो मेमोरी तक सीमित नहीं है। मेमोरी तो एक इंटेलिजेंस का छोटा सा हिस्सा है। इंटेलिजेंस के अंदर आती है क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस के अंदर आती है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नई चीजें, नई न्यू आइडियाज पैदा करना, और किसी भी चीज को विभिन्न तरीके से सॉल्व कर पाना। तो नई नई चीजें इस तरह से सीखना, इसको हम कहते हैं, ना कि केवल रट लेना ही आपका बुद्धिमत्ता हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो पहला ऑप्शन ही आपका निगेटिव है, यही सही होगा आंसर। प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करना, यानी उचित तरीके से जब आप बातचीत करेंगे तो उसमें भी बुद्धि लब्धि का इस्तेमाल होगा, आप नए आइडियाज लाएंगे सामने, ये भी पॉजिटिव रहेगा। अमूर्त रूप से सोचना, ये भी अच्छी बात है। नए परिवेश में खुद को समायोजित करना, ये भी बुद्धि का ही काम होता है कि आप नए परिवेश के साथ किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, उसमें भी आपकी बुद्धि ही काम करती है। जो लोग क्रिएटिव नहीं होते, सृजनात्मक नहीं होते, उन लोगों को दूसरी जगह पर जाने के बाद बहुत दिक्कत आती है।
सच में जो बच्चे क्रिएटिव नहीं होते ना, दिमाग से सृजनात्मक, जब उनको दूसरे शहर में भेज दो तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर बीमार पड़ते हैं बहुत बुरी तरह से। लेकिन जो क्रिएटिव माइंड वाला आदमी होता है वो कहीं भी जाए एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका खाली स्थान दिया है स्टार्टिंग में, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, तो क्या आएगा, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी। तो क्या आंसर राइट होगा बताएंगे आप लोग, चलिए लिखेंगे। जी सर, बहुत सुंदर पढ़ाते हैं आप, सुंदर। चलिए थैंक यू वेरी मच। जी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रिया मीना, थैंक यू जी। चलो लिखते रहो अपना अपना आंसर। अब देखिएगा इसने क्या बोला आपसे, इसने बोला किस चीज को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मानेंगे आप। कक्षा में बच्चे ज्यादा हैं तो क्या मोटिवेशन है, बच्चे अगर क्लास में ज्यादा आपके उपस्थित हैं तो क्या वो मोटिवेशन का संकेतक है, नहीं। क्योंकि कक्षा में तो बच्चे डर की वजह से भी आ सकते हैं, अगर आप सजा देंगे बच्चों को डरा धमका के तो वो बैठ जाएंगे आके। ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षक द्वारा बनाया गया उपचारात्मक कार्य। शिक्षक अगर उपचारात्मक कार्य दे रहा है तो उपचारात्मक कार्य वो होता है जो किसी कमी को, त्रुटि को पूरा करने के लिए करता है। जैसे बच्चे को आपने कोई चैप्टर पढ़ाया तो हम क्या करते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, उस जांच करने को कहता है निदानात्मक परीक्षण। फिर निदानात्मक परीक्षण करने के बाद जब हमें त्रुटि या कोई चीज मिल जाती है, गोल गोल क्यों घूमने लगा, नेटवर्क में कोई दिक्कत आई क्या, अच्छा चल गया चल गया। हाँ, तो ये जो हमारा जो कमी या त्रुटि आती है उसके उसको जब ठीक करने के लिए दोबारा से पढ़ाते हैं उसको उपचारात्मक कार्य कहते हैं। तो ये मोटिवेशन से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये आंसर राइट होगा। अगर आपके बच्चे आपकी क्लास में प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आपकी कक्षा में बच्चे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब सीधा ये है कि आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है और आपके बच्चे मोटिवेट हैं और आपके बच्चे बिल्कुल अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर होगा तीसरा ऑप्शन सही। अगर बच्चे कक्षा में एकदम खामोश बैठे हैं, चुप बैठे हैं, तो भी बच्चे मोटिवेट नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे मोटिवेट होंगे तो आप कहोगे तब भी चुप नहीं रहेंगे वो। बच्चों से अगर आप चुप रहने के लिए कहोगे तब भी चुप नहीं रहेंगे। बच्चे सिर्फ एक ही अवस्था में चुप रह सकते हैं, या तो डरे हुए हैं बच्चे आपसे, या फिर दुखी हैं बच्चे। तो सैड होंगे तो भी चुप रहेंगे, या फिर आपसे डरेंगे तो चुप रहेंगे। वरना नेचर है बच्चों का कि बच्चे चुप नहीं बैठते, बच्चे सवाल जवाब करेंगे जरूर। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और डी ऑप्शन है सान्निध्य यानी संगति की आवश्यकता। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी लिखिएगा जल्दी से अपना आंसर। आपके लिए सर लव यू ढेर सारा। अच्छा जी, एम एस, क्या नाम क्या है आपका, एम एस। आज की क्लास मैराथन है, आज क्या कब तक बता दीजिए। वो आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए बताइए अपना आंसर बताइए। अब आप ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ क्लास पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। देखिए आपसे कहा गया इसने कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है ऐसी कौन सा मतलब निम्न में से ऐसा कौन सा कथन है जिसमें बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरत पूरी नहीं हो रही है, या सामाजिक मनोवैज्ञानिक की बात नहीं हो रही है। ये कहना सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की जरूरत, ये तो है, इससे रिलेटेड आपका ठीक है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी ठीक है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड, इमोशंस, और इमोशंस मनोविज्ञान का हिस्सा होता है कि बच्चे के इमोशंस को ध्यान में रखो कि बच्चा खुश रहे, संतुष्ट रहे, ऐसा नहीं कि डरा रहे बच्चा, ये भी पॉजिटिव है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये तो कहीं से कहीं तक भी सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं है। मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, ये तो आपका पसीना है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ होता है।
है ना। बाकी जो आप टॉयलेट में करते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ होता है भाई, है ना। तो यही है आपका क्या, तो ये कहीं भी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है आपकी, ये फिजिकल नीड है आपकी। क्या है ये शारीरिक जरूरत है, ना कि मनोवैज्ञानिक या सामाजिक जरूरत है। तो यही आंसर आपका राइट होगा। संगति, संगति मनोवैज्ञानिक होती है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, आपने बहुत बार सुना होगा। आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त जैसे होते हैं वो चीजें आप सीखते हैं, तो ये भी मनोवैज्ञानिक हो सकता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने निगेटिव आपसे पूछा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मन का मानचित्रण किस चीज से संबंधित है। पहला ऑप्शन है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से, दूसरा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, तीसरा ऑप्शन है मन का चित्र बनाने से, और डी ऑप्शन है आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा आपका। जी लिखते रहो जल्दी से अपना अपना आंसर। 1700 लाइक हमारे होने वाले हैं कंप्लीट, जल्दी ही 2000 हो जाएंगे। तो 1700 लाइक पूरे कर दो जल्दी से, 5 लाइक कम है 1700 में। तो जिसने लाइक नहीं किया कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जो नए बच्चे हैं। मन्नत जी आप ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, अच्छी बात है। आप जो है ना कल दिन में कॉल कीजिएगा, तब आपसे जो है कॉल पे ही आपको सारी बातें समझाई जाएंगी, क्योंकि क्लास के बीच में तो इतना लंबा डिस्कशन आपसे नहीं हो पाएगा। ज़्यादा टेंशन ना लो आप, देखो जीवन में जो है बहुत बहुत तरह की समस्याएं आती रहती हैं, वो आती हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जीवन की समस्याओं को लेकर के हमेशा ही रोते रहेंगे। ठीक है, दुख तो होता ही है चीज़ों का, लेकिन उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये कल बात करते हैं इस बारे में। अब देखिए मन का मानचित्रण क्या कहलाता है आपका। मन का मानचित्रण होता है मानसिक चित्रण इसको कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं, ये छोटा बच्चा ज्यादा करता है तो हम उस पूरी घटना का या उस पूरे जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक है, उसके बारे में अपने दिमाग में क्या बनाने लगते हैं, एक तरह से प्रोसेस करने लगते हैं। दिमाग में उसका एक जाल बन जाता है या उसका एक चित्र बन जाता है। लेकिन वो दिमाग में जो चित्र बना है वो कोई पेपर पेंसिल वाला चित्र नहीं है, वो समझ पे आधारित चित्र होता है कि उसके बारे में हम कितनी बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बोध यानी समझ को बढ़ाने की तकनीक है, ये क्या है, तो ये भी नहीं कह सकते हम। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना है, नहीं। मन का चित्र बनाने से संबंधित है, नहीं। और मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, यानी दिमाग पर जो आप मन में जो क्रिया चल रही है उस पर रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च से भी लेना देना नहीं होता, फिर ये बोध से ही रिलेटेड रहेगा आपका, समझ से। क्योंकि मन का मानचित्रण जो होता है, इसको मानसिक चित्रण इसको हम कहते हैं। ये वही है कि हम जो बात सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो किताब से पढ़ रहे हैं, उसको दिमाग में किस तरह से इमेज बना रहे हैं उसके दिमाग में। तो ये बोध से ही रिलेटेड है, समझ से। पहले ऑप्शन आपका राइट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, दूसरा है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, और डी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। लिखेंगे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सब लोग। चलिए बताइए। गला शायद अभी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से। ओहो, चलो लिखो जल्दी से अपना आंसर लिखो। देखिए अब क्या कह रहा है आपसे, ये समझता है। इसने बोला विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए सबसे बेहतर तरीका। संबोधित का मतलब होता है उनको समझे, उसका कारण पता लगाएं और उसको ठीक करें। संबोधित का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पहले उसको चीजों को समझेंगे और बच्चे का अधिगम बढ़ाना। तो अब देखिए इसमें क्या कहेंगे। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ठीक है, पहला ऑप्शन भी कोई दिक्कत नहीं है, अक्षमता के अनुरूप ही हम करेंगे। बाकी और भी ऑप्शन देखते हैं हम।
महंगी और चमकदार सहायक सामग्री, इसकी जरूरत आपको नहीं है कि आप बहुत महंगी सहायक सामग्री, हम कहते हैं उपयोगी सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। महंगे नहीं, उपयोगी, जिसकी जरूरत है उसकी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है ताजमहल को ही लेके क्लास में आ गए, ऐसा नहीं कर सकते। सरल और रोचक रोचक सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। सरल और रोचक, रोचक ठीक है, सरल क्यों? अगर हम फिर से यही बात कह देंगे कि सरल सामग्री, हम कह रहे हैं कि जिसकी जरूरत है वो सामग्री इस्तेमाल करो, वो सरल होगी कठिन होगी उससे मतलब नहीं है, जरूरत के हिसाब से हम चलेंगे। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, तो कहानी कथन पद्धति जो है वो सबके लिए काम नहीं कर सकती कि सारे बच्चे इसी पद्धति से पढ़ लेंगे। हमें तो विभिन्न प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ता है, केवल एक पद्धति काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारी कक्षा कैसी है, विभिन्नता वाली कक्षा है, समावेशी कक्षा है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। फिर अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल आप करेंगे, बच्चे की जैसी जरूरत है उसी के हिसाब से शिक्षण पद्धति अपनाएंगे, इसीलिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मेथड हमें अपनाने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। समझ में आया ये प्रश्न? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा कमेंट में एक बार बता दो, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है जो समझ ना आ रहा हो, या कोई डाउट। जल्दी बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, सब चीजें समझ में आ रही है या नहीं। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है प्रेरक संवेदी प्रेरक अवस्था, और डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? यस सर, क्लियर है, सब चीज समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, लिखेंगे अपना अपना आंसर। फिर सब लोग अपना आंसर लिखेंगे, और नए लोग चैनल सब्सक्राइब करते रहो, तभी आपको फायदा मिलेगा, है ना? और साथ में जुड़े रहो, डेली ही लाइव क्लास करनी है अब आपको। सभी लोग ध्यान से सुन लो, आपकी डेली लाइव क्लास 7 बजे होती है, और 7 बजे अब आपकी जो है कई दिनों तक अलग अलग सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जबरदस्त वाली, जिसमें पिछले हम 2011 से 24 तक के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। उससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो डेली आपको 7 बजे लाइव आना है, ये बात आपको सभी जो है अपने रूटीन में शामिल कर लो अब। ठीक है, देखिए इसने बोला आपसे कि प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देगा। देखो, अगर हम केवल तार्किक देखते तो तार्किक चिंतन तो बच्चा तीसरी अवस्था में स्टार्ट कर देता है, मूर्त में। लेकिन उसने केवल तार्किक नहीं बोला, उसने बोला अमूर्त चीजों के बारे में, यानी अमूर्त रूप से चिंतन करने लगा है बच्चा। तो आंसर जो राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन प्याजे का चौथी अवस्था होती है ये, 11 साल से 18 साल तक। तो ये वाली आंसर राइट होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है। संवेदी परक तो सबसे पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक आपकी दूसरी अवस्था है। बाकी मैंने जीन प्याजे की आपको पूरा सिद्धांत पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे ना, जीन प्याजे बाई SA टीचर अकेडमी, तो सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहां से लेक्चर देख लेना, इसका पूरा डिटेल में ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, दूसरा है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, और डी ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। किसी प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है ये, हाँ वो तो रहेगा ही भाई, जितने नए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होना बनता है। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप सीख लोगे तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी डर जाओगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो बेहतर यही है कि अभी बेहतरीन तरीके से सीखा जाए, है कि नहीं? चलिए देखिए, इसने बोला आपसे निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा भाई? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है बताओ आप लोग? क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी विशेषता होती है विभिन्न प्रकार से सोचना,
यानी एक ही समस्या को सॉल्व करने के विभिन्न तरीके ढूंढ लेना। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है नयापन। क्रिएटिविटी जो होती है वो नई होती है, हमेशा पुरानी नहीं होती कि दूसरे से सुन करके बता दी। नया आइडिया दिमाग में आएगा। अब देखिएगा कौन सा आंसर राइट होगा। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों का शिक्षण में सृजनात्मकता तो नहीं आ रही है आपकी। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये आंसर जाएगा आपका। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है देखो, बच्चे के अंदर जो प्रतिभाएं होती है, जो बच्चे को खुद भी नहीं पता होता, बच्चे के अंदर, किसी बच्चे के अंदर क्रिकेट खेलने का प्रतिभा है, बच्चे को नहीं पता, टीचर पहचान लेगा तो टीचर उसको अवसर देगा कि इस बच्चे को जो है क्रिकेट खिलाओ दिन में डेली 1 घंटा। तो इस तरह से टीचर उसके अंदर की चीजों को ढूंढ करके बाहर निकालता है, जिससे क्या होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर निकलती है। बच्चे को खुद नहीं पता होती, लेकिन टीचर पहचानेगा। और फिर बच्चे को प्रश्न करने के अवसर भी आप देंगे, तो बच्चे के अंदर जो नए आइडियाज उत्पन्न हो रहे हैं, जो नए सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, बच्चा आपसे पूछेगा और फिर उसको जो है नए जवाब मिलेंगे। तो बच्चे के अंदर जो नए नए आइडियाज उत्पन्न होंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आंसर आपका ठीक है। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य, उपलब्धि मतलब नंबर लाना, तो ये कोई खास चीज नहीं है कि सिर्फ नंबर के ऊपर आप भाग रहे हैं कि उपलब्धि कितनी ला रहे हैं, कि फर्स्ट आना है क्लास में, ये कोई बड़ी बात नहीं है।